चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर संबंध और फलन स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग संबंध के बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे संबंध है क्या। क्लास 12 का पहला चैप्टर संबंध, जिसको रिलेशंस बोलते हैं। इस संबंध को जानने से पहले हम लोग क्लास 11 के संबंध को थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्लास 11 में जो आप संबंध पढ़े थे वो क्या थी। क्लास 11 में जो संबंध पढ़े थे उस संबंध को जानने से पहले आपने एक कार्तीय गुणन पढ़ा था। देखिए, कार्तीय गुणन क्या था। मान लीजिए आपके पास कोई समुच्चय ए दे दिया, उसका अवयव ए बी सी आपको है मान लीजिए, और दूसरा कोई समुच्चय दे दिया डी और ई आपको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कार्तीय गुणन कैसे कर रहे थे, ए का बी से गुना कर रहे थे, इसको कार्तीय गुणन हम लोग कहते हैं। तो कार्तीय गुणन कैसे करते हैं, पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव से दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव का गुना करते हैं। देखिए, ए का पहले डी और ई से करेंगे, फिर बी का भी करेंगे, फिर सी का भी करेंगे। ए का डी से करते हैं तो ए कॉमा डी, ए का ई से करते हैं ए कॉमा ई, ठीक है। अब बी का करते हैं, बी का डी से बी कॉमा डी, और बी का किससे करेंगे ई से, तो हो जाएगा बी कॉमा ई, ठीक है। अब सी का बनाएंगे तो सी कॉमा डी, और सी का ई से बनाएंगे सी कॉमा ई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए और बी का दो समुच्चय दिया है तो उसका मैंने कार्तीय गुणन निकाल दिया। तो यहाँ पर देखने का मतलब प्रत्येक क्रमित युग्म को देखेंगे। ए का डी से संबंध बन गया, ए का ई से संबंध बन गया, बी का डी से संबंध बन गया, और बी का ई से, सी का डी से, सी का ई से, प्रत्येक क्रमित युग्म का एक संबंध बन गया। देखिए, ए का डी से संबंध। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको डायग्राम के द्वारा यदि समझी जाए तो मान लीजिए दो समुच्चय आपका ये है, ठीक है। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। इसके अंतर्गत जो ए समुच्चय के अंदर अवयव है वो है ए बी सी, और इसके अंतर्गत जो अवयव है वो है डी और ई। तो ए का संबंध डी से भी बन सकता है और ए का संबंध ई से भी बन सकता है, ठीक है। बी का संबंध किससे बन सकता है, डी से भी बन सकता है, और बी का संबंध किससे बन सकता है, ई से भी बन सकता है। सी का संबंध डी से भी बन सकता है और सी का संबंध किससे बन सकता है, ई से भी बन सकता है। ऐसा आपने किया तो यहाँ पर देखा यह गया कि ए का संबंध डी से, बी का संबंध ई से, सी का संबंध ई से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ से एक बात निकल रही है कि संबंध जो होता है ना हमेशा दो वस्तुओं के बीच बनती है। तो संबंध का सिंपल सा डिफिनेशन निकाली जाए तो दो वस्तुओं के बीच क्या बनती है, एक संबंध बनती है, ठीक है। देखिए, क्लास 11 में जो आपने संबंध पढ़ा और क्लास 12 में जो आप संबंध पढ़ने वाले हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, क्लास 11 में जो आपने संबंध पढ़ा था वहां पर दो अलग अलग समुच्चय थे। वहां पर क्या थे, दो अलग अलग समुच्चय थे। क्लास 11 में जो आप संबंध पढ़ रहे वहां पर दो अलग अलग समुच्चय थे। यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग समुच्चय, तो दो अलग अलग समुच्चयों के बीच जो संबंध बना उसी को हम लोग क्लास 11 के अनुसार संबंध कहते थे। लेकिन अब जो संबंध बनेगा ना वह स्वयं का स्वयं से संबंध बनेगा। जैसे ए का मान लीजिए समुच्चय ए हो गया और ये भी समुच्चय क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्वयं का स्वयं के समुच्चय से एक संबंध बनाना सीखेंगे। तो क्लास 11 का संबंध और क्लास 12 के संबंध में थोड़ा सा अंतर है, बस उसमें हम लोग दो समुच्चय ले रहे थे अलग अलग, और इसमें जो समुच्चय होगा वो स्वयं का समुच्चय लेकर चलेंगे, ए का एक से समुच्चय। चलिए, अब देखिए इसमें जो बेसिक चीज जाननी है, पहले तो बात ये आपको जानना है, ये जानना कि संबंध कहते किसे हैं। तो दो वस्तुओं के बीच हमेशा क्या बनती है, संबंध बनती है। एग्जाम्पल के लिए यदि समझी जाए तो मान लीजिए, ध्यान देंगे इस बात को समझेंगे। अगर एग्जाम्पल के लिए ली जाए तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बोल रहा है कि जो ए है, मान लीजिए कोई स्मॉल ए है जो किसी विद्यालय के कक्षा 12 का विद्यार्थी है। मान लिया कि स्मॉल ए एक स्टूडेंट है जो किसी विद्यालय के कक्षा 12 का स्टूडेंट है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ले लिया बी भी जो उसी विद्यालय के कक्षा 11 का स्टूडेंट है। देखिए, ध्यान से हम लोग समझेंगे इस बात को और थोड़ा सा दिमाग से समझेंगे, सारी बेसिक चीजें जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, मैंने माना संबंध को थोड़ा सा मैं और डिफाइन करना चाहता हूं। देखिए, मान लिया कि जो स्मॉल है वो कक्षा 12 का एक विद्यार्थी है किसी विद्यालय का, और जो स्मॉल बी है वो कक्षा 11 का उसी स्कूल का विद्यार्थी है। तो इसका मतलब है कि ए और बी में कोई ना कोई संबंध होगा। वो क्या क्या संबंध हो सकता है, या तो ए बी का भाई होगा, नहीं तो ए बी से बड़ा होगा, नहीं तो ए बी से क्या होगा, छोटा होगा, नहीं तो ए की आयु बी की आयु से क्या होगा, कम होगा या अधिक होगा, या ए भी उसी जगह पर रहता होगा जहाँ पर बी उसी जगह पर रहता हो।
कहने का मतलब है कि ये कक्षा 12 का उसी विद्यालय का विद्यार्थी है जो कक्षा 11 का बी विद्यार्थी है। तो कहीं ना कहीं ए और बी में कोई ना कोई संबंध तो कायम जरूर होगा। तो हमेशा जो संबंध बनता है ना, दो वस्तुओं के बीच संबंध बनता है। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेंगे। तो व्हाट इज रिलेशन, संबंध क्या है? तो संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच में बनती है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको जरा सा समझते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच कोई संबंध बन गया, ए कॉमा बी, और एक रिलेशंस बना लिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसको लिख सकते हैं ए रिलेटेड बी, मतलब ए जो है ना बी से रिलेटेड है, मतलब ए जो है ना किससे संबंधित है? बी से संबंधित है। मतलब मान लीजिए कोई पेयर है, मतलब कोई युग्म है, कोई युग्म है जो संबंध बना दिया किससे? आर से, ठीक है ना। तो उसको आप लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड बी, इसका मतलब हो जाएगा कि ए और बी किससे संबंधित है? आर से संबंधित है। ओके, देखिए ए मतलब मैंने कोई पेयर उठा लिया, ए और बी का एक रिलेशन, ए और बी का एक रिलेशन है, इसको लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड है किससे? बी से, मतलब ए और बी में कोई ना कोई रिलेशन है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो संबंध क्या है? तो दो वस्तुओं के बीच हमेशा संबंध बनती है। और मान लीजिए ये युग्म है जो संबंध बनाया है, तो इसको लिख सकते हैं ए रिलेटेड बी। अब चलिए अब हम लोग जानेंगे संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखिए संबंधों के प्रकार को हम लोग समझेंगे। अभी तक जान चुके हैं इस बात को कि संबंध है क्या, संबंध होती क्या। अब जरा सा हम लोग संबंध के प्रकार को एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से कि आखिर संबंध होती क्या है। संबंध तो जान गए, अब जानेंगे संबंध के प्रकार को कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। इस सारी बातों को इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। चलिए देखिए अब चलते हैं संबंध के प्रकार को। हेडिंग डाली जाए संबंध का प्रकार, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो संबंध का पहला प्रकार होता है वो होता है रिक्त संबंध। वो क्या होता है? रिक्त संबंध। देखिए अभी तक आप संबंध जान चुके हैं, अब जानेंगे संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार। तो संबंध का पहला प्रकार होता है रिक्त समुच्चय। देखिए रिक्त का मतलब होता है खाली संबंध, ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव नहीं आए, मतलब जिसका रिलेशन खाली ही रह जाए, उससे हम लोग बोलते हैं रिक्त संबंध। इस बात को ध्यान से समझेंगे। रिक्त संबंध क्या है? तो ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव नहीं आए, ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव नहीं आए उसे बोलते हैं रिक्त संबंध। देखिए रिक्त संबंध को हमेशा हम लोग फाई से सूचित करते हैं, इसको फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई। रिक्त संबंध को हमेशा किससे सूचित करते हैं? फाई से। अब एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई समुच्चय ए दे दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई समुच्चय ए दे दिया और बोल रहा 1 2 3 4 ये दे दिया, और आपको रिलेशंस बनाना क्या है? ए कॉमा बी में। ये समुच्चय इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। ए कॉमा बी में बोल रहा है कि ए घटाओ बी बराबर क्या आनी चाहिए? 10 आनी चाहिए। और बताना है कि क्या है रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है, भले रिक्त संबंध का समुच्चय अलग चीज हो गई, क्लास 11 में पढ़ना, तो अब जानना रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या है? ऐसा संबंध जिसका प्रत्येक अवयव, मतलब जिसका प्रत्येक अवयव खाली रह जाए। कहने का मतलब ऐसा संबंध जो ज्यों का त्यों खाली रह जाए उससे बोलते हैं रिक्त संबंध। जैसे समुच्चय 1 2 3 4 दिया और बोल रहा है कि यहाँ पर जो रिलेशंस बनेगा वो ए माइनस बी बराबर कितना का होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए वो यहाँ पर रिलेशंस इस समुच्चय से यदि मैं बना रहा हूँ तो मतलब आपको दिखाना ये है कि ए और बी को, मतलब इनके अवयवों को आपस में घटाने पर, इनके अवयवों को आपस में घटाने पर कितनी आनी चाहिए? 10। क्या ऐसा कोई भी अवयव है जिनको घटाने पर 10 आएगा? एक को 1 से घटाएंगे तो 0 आएगा, एक को 2 से घटाएंगे -1, 4 को 1 से भी घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर दो अवयव उठा रहे हैं ना, तो उनका अंतर 10 नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। मतलब कहने का मतलब है रिलेशन तो बन ही रहा है रिक्त संबंध। कहने का मतलब ये है कि इस रिलेशन के अंतर्गत, इस संबंध के अंतर्गत एक भी अवयव नहीं आ रहा है, खाली हो जा रहा है, इसको बोलेंगे रिक्त संबंध। कहने का मतलब इसको बोल देंगे फाई। फिर से, ऐसा संबंध जिसका अवयव, मतलब जिसमें एक भी अवयव नहीं आए, ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव नहीं आए, ज्यों का त्यों खाली रह जाए, उसे रिक्त संबंध बोलते हैं। रिक्त संबंध को फाई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? फाई से सूचित करते हैं।
अगर इससे भी बेटर एग्जाम्पल इसकी लेनी है तो इसको समझिए। देखिए, इससे भी बेटर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि अमरणशील व्यक्तियों का समुच्चय, अमरणशील व्यक्तियों का समुच्चय। देखिए, अमरणशील व्यक्तियों का समुच्चय बताना है कि रिक्त समुच्चय। दोस्तों, मान लीजिए आप दुनिया में अमरणशील व्यक्ति ढूंढने चाहते हैं, मतलब अमरणशील जो मरने वाला नहीं है। क्या ऐसा कोई रिलेशन बन सकता है जो नहीं मरने वाला? नहीं, सबको ही मरने वाले हैं। तो ये जो रिलेशंस बनेंगे ये रिक्त संबंध बनेगा। क्यों रिक्त संबंध बनेगा? क्योंकि अमरणशील एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे, मतलब यहाँ पर संबंध खाली का खाली रह जाएगा, उसमें एक भी अवयव नहीं आने वाले हैं, जिसके कारण से अमरणशील व्यक्तियों का समुच्चय वो हो जाएगा रिक्त समुच्चय और संबंध वो हो जाएगा रिक्त संबंध। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रिक्त संबंध किसे बोलेंगे? ऐसा संबंध जिसका एक भी अवयव, जिसमें एक भी अवयव नहीं आए, उसे बोलते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को फाई से सूचित करते हैं। अब चलिए, अब दूसरा हम लोग संबंध जानेंगे। उस संबंध का नाम है सार्वत्रिक संबंध। उस संबंध का नाम क्या है? सार्वत्रिक संबंध। चलिए, दूसरा हम लोग जानते हैं सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। देखिए, सार्वत्रिक संबंध होता क्या है, सार्वत्रिक संबंध है क्या, इस बात को थोड़ा सा डीप में समझेंगे। अभी तक आपने ये देखा कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, तो ए का प्रत्येक अवयव किसी समुच्चय ए से कोई मतलब रिलेशन नहीं बना पाए। कहने का मतलब ये है, रिक्त समुच्चय में आपने ये पढ़ा था कि R = फाई, मतलब एक ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, उसे बोलते हैं रिक्त संबंध। तो यहाँ पर सबसेट, ये सबसेट का सिंबल, ठीक है, सबसेट A क्रॉस A, रिक्त समुच्चय। देखिए बुआ, सीधी सी भाषा क्या थी, रिक्त संबंध क्या था? रिक्त संबंध क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ए का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से एक भी संबंध नहीं बना पाएगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग रिक्त संबंध। लेकिन जब किसी समुच्चय ए का संबंध किसी एक समुच्चय, मतलब किसी समुच्चय, किसी दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव से कोई संबंध बनाएगा, वो था सार्वत्रिक संबंध। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात को समझने के लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और कोई दूसरा भी समुच्चय क्या ए है, क्योंकि जो क्लास 12 का संबंध पढ़ने वाले बताए थे कि क्लास 11 में जो संबंध पढ़े थे दो अलग अलग समुच्चयों पर पढ़े थे हम लोग, और इसमें जो क्लास 12 में पढ़ना है वो दो सेम समुच्चयों पर पढ़ना है। देखिए, तो मान लीजिए दो समुच्चय आपका ए है, ठीक है, तो ए का प्रत्येक अवयव जब दूसरे समुच्चय कि प्रत्येक अवयव से कोई संबंध बनाएगा तो उसे बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। तो इसको हम लिख सकते हैं सार्वत्रिक संबंध को R = A क्रॉस A, मतलब जो रिलेशन बनेगा वो एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ बन जाएगा। देखिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है। रिक्त संबंध का मतलब हो गया जब दो समुच्चय हो तो पहला समुच्चय का प्रत्येक अवयव उसके दूसरे समुच्चय के साथ एक भी रिलेशन नहीं बनाएगा, एक भी संबंध नहीं बनाएगा, उसे बोलते हैं रिक्त संबंध, ठीक है। और सार्वत्रिक संबंध का मतलब हो गया कि जब दो समुच्चय हो तो पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध बनाएगा, तो उसे बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, और ऐसे संबंध को बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। रिक्त संबंध का मतलब जब दो समुच्चय, रिक्त संबंध का मतलब जब दो समुच्चय दिए हों तो पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ कोई संबंध बनाएगा तो उसे बोलेंगे रिक्त संबंध। मतलब कोई संबंध नहीं बनाएगा तो उसे बोलेंगे रिक्त संबंध। कहने का मतलब पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाएगा, उसे बोलेंगे रिक्त संबंध। और सार्वत्रिक संबंध का मतलब हो गया कि किसी भी समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ एक संबंध बनाएगा, उसे बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा, मान लीजिए दो समुच्चय ए है तो R बराबर हो जाएगा A क्रॉस A। अब इस बात को थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं आखिर है क्या ये चीजें, ठीक है। देखिए, मान लीजिए यहां पर क्या है ना कि आपको एक समुच्चय दे दिया A बराबर 1 2 3, ठीक है।
आपको एक आर दे दिया रिलेशंस, बोल रहा है 1 1 1 2 1 3, ठीक है। अगर 2 1 2 2 2 3, ठीक है। आगे बना देते हैं 3 1 3 2 3 3, ये दे दिया। तो देखिए जो भी समुच्चय मतलब जो भी आपका क्रमित युग्म मिला है रिलेशंस में, उसमें पहला जो होता है वो मतलब पहला होता है वो पहला अवयव पहले समुच्चय के लिए, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय के लिए होता है। तो पहला अवयव 1 2 और क्या 3 है, दूसरा अवयव भी 1 2 3 है। तो यहाँ से जो मिलेगा आपको वो मिल जाएगा R बराबर A क्रॉस A। कहने का मतलब A का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के साथ अपना क्रमित युग्म बना लिया, कार्तीय गुणन कर लिया, संबंध बना लिया। ऐसे संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। चलिए अब देखिए एक बार और दोनों संबंध को समझ लेते हैं। रिक्त संबंध का मतलब हो गया कि जब दो समुच्चय दिए हों तो पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ कोई संबंध नहीं बनाएगा, उसे रिक्त संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध को फाई से सूचित करते हैं। दूसरा है सार्वत्रिक संबंध, मतलब जब दो समुच्चय दिए हो तो पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध बनाएगा, तो उससे बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। चलिए ये दोनों आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। अब जानना है हमें स्वतुल्य संबंध, तीसरा। ये संबंध का दूसरा प्रकार क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग संबंध का तीसरा प्रकार। ध्यान से समझेंगे इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डीप में समझने वाली ये सब बातें हैं, ठीक है। तो तीसरी बातें हम लोग जान लेते हैं, वो है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। अब देखिए स्वतुल्य संबंध है क्या, इसका डिफिनेशन इसी में छुपा हुआ है। स्व का मतलब स्वयं, अतुल्य का मतलब बराबर। ऐसा संबंध जो स्वयं के बराबर हो, वैसा संबंध जो स्वयं के बराबर हो, उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। स्वतुल्य संबंध किसे बोलेंगे? ऐसा संबंध जो स्वयं के बराबर हो। मान लीजिए मैं कोई अवयव उठा लिया, समझिएगा ध्यान से, स्वतुल्य संबंध है क्या। मान लीजिए कोई स्मॉल ए है जो समुच्चय ए का अवयव है, स्मॉल ए किसी समुच्चय ए का अवयव है, तो यहाँ पर स्वयं का स्वयं से रिलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। ए तो ए का रिलेशन 1 उठाएंगे तो 1 का 1 से आर से रिलेशन बनाना होगा, 2 उठाएंगे तो 2 का 2 से आर का रिलेशन बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है स्वतुल्य में स्वयं के साथ आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अवयव बी उठाया तो बी का बी से, एक्स उठाएंगे तो एक्स का एक्स से। तो स्वतुल्य संबंध किसे बोलेंगे? स्व का मतलब स्वयं, तुल्य का मतलब बराबर, संबंध का मतलब रिलेशन, मतलब ऐसा संबंध जो स्वयं के बराबर हो, उससे हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। इस बात को दिमाग में बैठा लेते हैं ना, तो अच्छी तरह से सारे संबंध के प्रकार को समझ जाएंगे। स्वतुल्य संबंध, ऐसा संबंध जो स्वयं के तुल्य हो, बराबर हो, उससे बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। मान लीजिए कोई अवयव समुच्चय ए का, मतलब कोई स्मॉल ए है जो समुच्चय ए का अवयव है, तो यहाँ पर जब ये अवयव है तो ये अपने आप से एक रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। ए का ए से जब रिलेशन बन जाएगा तो उसे बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। याद रखिएगा, स्वतुल्य चेक करने के लिए ए का ए से उठाएंगे, एक्स का एक्स से उठाएंगे। चलिए ये बातें हो गई, तो ये था तीसरा स्वतुल्य संबंध। अब हम लोग समझते हैं, अब चौथा देखते हैं सम्मित संबंध। कौन सा देखेंगे? सम्मित संबंध। आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को हम लोग समझते हैं ध्यान से। देखिए चौथा जो है वो है सम्मित संबंध। ये है क्या चौथा सम्मित संबंध? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, बस कुछ नहीं है, थोड़ी सी माइंड लगाना है। तो सम्मित संबंध, देखिए सम का मतलब बराबर और मिट का मतलब लेकर चलेंगे भाषा उलट पुलट कर, उलट कर, मतलब सम का मतलब बराबर और उलट का मतलब मीट का मतलब उलट कर, मतलब ऐसा संबंध जो उलटने पर भी बराबर हो जाए। मतलब मान लीजिए कोई क्रमित युग है, क्रमित युग में आपके पास है और वो संबंध बनाया, तो उसको उलटने पर भी वो संबंध बना देनी चाहिए, वो होता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, ऐसा संबंध जो उलटने पर भी बराबर आवे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? सम्मित संबंध। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोई क्रमित युग में ए का बी, ये क्रमित युग में एक रिलेशन बना दिया, तो इसको उलटने पर भी एक रिलेशन बननी चाहिए। उलट दीजिए इसको, बी पहले ए बाद में, तो इसका भी एक रिलेशन बननी चाहिए।
यदि ऐसा हो जाता है तो बोलेंगे कि ऐसा संबंध कौन सा संबंध कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। देखिए सम मतलब सम का मतलब बराबर लेकर चलेंगे और मित का मतलब उलट कर, और संबंध तो संबंध ही होता है ऐसा संबंध जो उलटने पर भी बराबर आ जावे। जैसे मान लीजिए कोई क्रमित युग्म है ए का बी से एक संबंध बना दिया, तो इसको उल्टेंगे तो भी संबंध बननी चाहिए बी का ए से, तब जाकर वो सममित संबंध कहलाएगा। यानी ए का बी, ए कोमा बी आर से रिलेटेड है तो बी कोमा ए भी आर से रिलेटेड होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाएगा तो ऐसे संबंध को बोलेंगे ये है सममित संबंध। अब देखिए, अब चौथी बातें हम लोग जानते हैं, चौथी हो गया, पांचवी बातें जानते हैं, वो है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध क्या है? संक्रामक, देखिए संक्रामक संबंध में 3 अवयव उठाकर चलना पड़ता है। मतलब क्या ना, 2 इसमें क्रमित युग्म देगा। पहला क्रमित युग्म आर से रिलेटेड है, दूसरा भी क्रमित युग्म आर से रिलेटेड है, तो पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव और दूसरे क्रमित युग्म का तीसरा अवयव आपको क्या आर से रिलेटेड होने चाहिए। कहने का मतलब है कि इसमें 2 क्रमित युग्म उठाना पड़ेगा। 2 क्रमित युग्म, मान लीजिए ए कोमा बी पहला क्रमित युग्म हो गया, ये आर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और दूसरा क्रमित युग्म उठा लेते हैं, तथा बी कोमा सी उठा लिए, ये भी किससे रिलेशन बना लिया? आर से। देखिए 2 क्रमित युग्म मैंने क्या क्या उठा लिया, पहला क्रमित युग्म और दूसरा क्रमित युग्म, 2 पेयर मैंने उठा लिया। तो देखिए ए कोमा बी आर से रिलेटेड है और बी कोमा सी भी किससे रिलेटेड है? आर से। तो दिखाना है कि इसका पहला अवयव इसके अंतिम अवयव के साथ भी एक रिलेशंस बनाते हैं। देखिए इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। ए कोमा बी कोमा सी, ए बी के साथ एक रिलेशन बना दिया और बी सी के साथ भी क्या किया, बी सी के साथ भी एक रिलेशन बना दिया। तो दिखाना है कि ए का भी सी के साथ कोई ना कोई रिलेशन होनी ही चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है, ए का सी के साथ कोई रिलेशन बन जाता है, तो बोलेंगे कि ये संक्रामक संबंध है। तो 2 पेयर दिया होगा तो उसमें क्या करना है कि पहले पेयर का पहला अवयव दूसरे पेयर का अंतिम अवयव भी एक रिलेशन बनाएगा। यदि ए कोमा बी बिलोंग की आर से और बी कोमा सी भी बिलोंग की आर से, तो आपको दिखाना ये होता है कि ए कोमा सी भी बिलोंग्स कर जाएगा किससे? आर से। तब ऐसा हो जाता है तो इसको बोलेंगे संक्रामक संबंध। जी हाँ, देखिए पहली बात है, स्वतुल्य में एक अवयव ए लेकर चल रहे थे, सममित में 2 अवयव ए और बी लेकर चल रहे हैं, लेकिन संक्रामक में 3 अवयव ए बी सी लेकर चलना पड़ेगा। ए का संबंध बनेगा बी से, बी का संबंध बनेगा सी से, तो दिखाना है कि ए का भी संबंध किससे बनेगा? सी से। यदि ऐसा हो जाता है तो ऐसे संबंध को बोलते हैं संक्रामक संबंध। इस बात को थोड़ा सा माइंड में बैठा लेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल देकर इस सारी बात को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अभी तक 5 आपने क्या किया, संबंध का प्रकार जान लिया। अब छठा एक और आपको जानना है, एक और संबंध, और छठा संबंध का वो प्रकार है, वो है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध, ध्यान दीजिएगा। तुल्यता संबंध, देखिए जब कोई संबंध स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए और क्या हो जाए? संक्रामक हो जाए। कहने का मतलब जब कोई संबंध तीन तरह का संबंध हो जाए, स्वतुल्य भी हो जाए, सम्मित भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए, तो ऐसे संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। इसका कोई अलग से डिफिनेशन नहीं होता है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए, चेक करने के लिए सबसे पहले स्वतुल्य चेक करना पड़ेगा, फिर सम्मित चेक करना पड़ेगा और फिर संक्रामक चेक करना पड़ेगा। यदि तीनों हो जाता है तो वो हो जाएगा तुल्यता संबंध। तो अभी तक 6 प्रकार का मैंने संबंध क्या किया आपको समझा दिया। यदि ये सारी बातें आपको समझ में आ जाती है तो एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, बेहद सिंपल हो जाएगा। चलिए, तो संबंध के प्रकार में हम लोग पहला देखे था रिक्त संबंध। एक बार और इसको ध्यान से समझते हैं। रिक्त संबंध ऐसा संबंध जिसका अवयव खाली का खाली रह जाए, उसे हम लोग रिक्त संबंध बोलते हैं। और रिक्त संबंध को फाई से सूचित करते हैं। सार्वत्रिक संबंध, इसमें हमने देखा कि जब 2 समुच्चय दिए हो तो पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ एक संबंध बनाएगा, तो उससे बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। और स्वतुल्य संबंध बताए थे, स्वतुल्य ऐसा संबंध जो स्वयं के बराबर हो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। सम्मित संबंध ऐसा संबंध जो उलटने के बाद भी बराबर हो जाए उसे बोलते हैं सम्मित संबंध। और संक्रामक संबंध, इसमें 2 युग्म आपको दिया होगा तो तीसरा युग्म आपको लाना पड़ता है।
और तुल्यता संबंध कब होगा? जब वो स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, तब जाकर वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहने का मतलब तुल्यता संबंध होगा। देखिए, यदि स्वतुल्य नहीं हुआ, समित और संक्रामक हो गया, तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तुल्यता संबंध होने के लिए स्वतुल्य, समित, संक्रामक इन तीनों का होना अनिवार्य है। तो मैंने आपको क्या किया, इन 6 प्रकार के संबंध के प्रकार को मैंने समझा दिया। अब चलिए इन सारी बातों को मैं एग्जाम्पल से स्पष्ट करना चाहता हूँ, ध्यान से। अब एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई आपको समुच्चय 1 2 3 का दे दिया, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। एक एग्जाम्पल से समझेंगे इन सारी बात को। मान लीजिए कोई समुच्चय आपको ए दे दिया 1 2 3, ठीक है। और दूसरा आपको क्या किया कि यहाँ पर एक संबंध आपको रिलेशंस बना दिया, ठीक है। यहाँ पर रिलेशंस क्या बना दिया, वो दे दिया है 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, उसके बाद 2 का 1 से, 2 का 2 से और 2 का 3 से, फिर 3 का नीचे लिख देते हैं, 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। एक रिलेशन दिया है और इसको चेक करना है कि ये स्वतुल्य, समित, संक्रामक और तुल्यता संबंध है कि नहीं। देखिए इस चैप्टर में आपको यही जानना, तुल्यता संबंध, समित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध, 4 प्रकार के संबंधों को बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत अंदर से जानना है। इसलिए बेसिक जानकारी रखना तो बहुत जरूरी है आपको। चलिए देखिए, तो कोई समुच्चय ए दे दिया और उसके अंतर्गत एक रिलेशन बना दिया है और जांच ये करना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। चलिए इसको हम लोग जांच करते हैं। तो पहले जांच क्या करेंगे, स्वतुल्य, कि आखिर ये स्वतुल्य है कि नहीं है। तो समुच्चय, मान लीजिए समुच्चय के अंतर्गत अवयव ए है, 1 है, तो मैं 1 उठाऊंगा तो 1 पर ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्वतुल्य का मतलब जो स्वयं के बराबर है। 1 उठाएंगे तो 1 ही पर चेक करना पड़ेगा। तो 1,1 क्या इसके अंतर्गत आ रहे हैं, इस रिलेशन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। मान लीजिए मैं 2 उठाता तो 2,2, क्योंकि स्वयं के बराबर करना है। 2 उठाएंगे तो 2 के बराबर करना पड़ेगा। तो 2,2 क्या इसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये भी बिलोंग्स किससे कर रहा है, आर से। अब मान लीजिए इसका अवयव 3 उठा लिया तो 3,3, तो 3,3 इसके अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये बिलोंग्स किससे कर रहा है, आर से। तो यहाँ पर स्वयं के बराबर अवयव हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो संबंध बन रहा है वो स्वयं के बराबर हो जा रहे हैं। इस कारण से इसको बोलेंगे कि ये जो दिया गया संबंध है, ये कौन सा संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध है। तो लिख सकते हैं कि अतः यह स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा चेक करना है सममित, ठीक है, सममित चेक करना है। तो समित में मैं क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स उठाएंगे। मान लीजिए 1,2 उठा लिए, एक पेयर उठा लिया, ये बिलोंग्स किससे कर रहा है, आर से। 1,2 इसमें, तो इसको उलटने पर भी बिलोंग करना चाहिए, तो उलट दीजिए इसको। 2,1 क्या 2,1 इसमें मिल रहा है, जी हाँ, 2,1 क्या हो रहा है, आर में मिल रहा है, तो ये भी आर से बिलोंग करेगा। सम्मित का मतलब क्या होता है, ऐसा पेयर जिसको उलटने के बाद भी बराबर आ जाए। तो 1,2 आर से यदि बिलोंग किया तो 2,1 भी किससे बिलोंग करनी चाहिए, आर से बिलोंग करनी चाहिए, उलटने के बाद भी तो कर ले रहा है। इसका मतलब तो लिख सकते हैं, तो वो 2,1 बिलोंग कर लिया आर से, तो लिख सकते हैं कि अतः यह कौन सा संबंध है, सम्मित संबंध है। सम्मित क्या है, संबंध है। अब तीसरा आपको चेक क्या करना है, उस बात को जरा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, फोकस डालेंगे यहाँ पर। तीसरा क्या चेक करना, संक्रामक, संक्रामक ध्यान देंगे। तो संक्रामक में तो सबसे पहले आपको 3 एलिमेंट्स मतलब 2 पेयर उठाने पड़ेंगे। मान लीजिए 2 पेयर मैं उठा लिया, 1,2 बिलोंग्स कर गया आर से, तथा उठा लिया 2,3 ये वाला, चाहे 2,2 जो उठाना चाहते तो उठा सकते हैं। मतलब ए का बी से और बी से स्टार्ट होने वाला, फिर मतलब 1 का 2 से, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 2,1 है, तो वहाँ पर उठा लीजिए। 2,1 बिलोंग किससे कर गया, आर से। 1,2 बिलोंग किया आर से, फिर 2,1 बिलोंग किया आर से, तो मतलब ये दोनों तो आर के ही अंतर्गत है ना। तो यहाँ पर शुरू का अवयव अंतिम के साथ एक रिलेशन बना लेगा तो संक्रामक हो जाएगा। तो 1,1 क्या इसके अंतर्गत आ रहे हैं, आ रहे तो बिलोंग्स कर गया आर से। अतः यह क्या है, अतः यह संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं
कि क्या स्वतुल्य है, मतलब कौन स्वतुल्य है, कौन समित है और कौन संक्रामक है। स्वतुल्य चेक करने के लिए स्वयं पर चेक करना पड़ेगा, समित में एक पेयर उठाकर उलट देना पड़ेगा और संक्रामक में 2 पेयर उठाना पड़ेगा और उन दोनों पेयर में पहला अवयव और उसका अंतिम अवयव दूसरे पेयर का अंतिम अवयव यदि रिलेशन बना लेता है, उसी रिलेशन के अंतर्गत आ जाता है, तो उससे बोलते हैं हम लोग संक्रामक। अब देखिए यहाँ पर तीनों हो गया, स्वतुल्य हो गया, समित हो गया, संक्रामक हो गया, तो लिख सकते हैं कि अतः यह तुल्यता संबंध भी है, क्योंकि जब तीनों होगा स्वतुल्य, समित, संक्रामक, तो वो तुल्यता संबंध भी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल उठाकर इस बात को जो है ना समझते हैं। एक और एग्जाम्पल उठाई जाए और इस बात को ध्यान से समझते हैं। चलिए, हो सकता है एक एग्जाम्पल से आपको ये सारी बातें नहीं समझ में आई हो, इस कारण से मैं एक और एग्जाम्पल आपको उठाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं अच्छी तरह से। चलिए, मान लीजिए कोई आपको समुच्चय अभी दिया था, यहां पर समुच्चय उठा लेते हैं। कोई समुच्चय आपको ए दे दिया है 1 2 3 और इसके अंतर्गत जो रिलेशन है वो है 1,2 और 2,1 का है, ठीक है। और इसको जांच ये करना है, सिद्ध ये करना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं, समित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो समझते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपका पूरी तरह क्लियर हो जाएगा स्वतुल्य, समित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। देखिए समुच्चय ए दे दिया 1 2 3 और एक रिलेशन बना दिया 1 2 और 2 1 का, ठीक है। तो इसको जांच करना है कि स्वतुल्य है, समित है और संक्रामक है। चलिए जांच करते हैं। तो पहले चेक क्या करेंगे, स्वतुल्य चेक करेंगे। पहले क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, तो मान लीजिए इसका इस समुच्चय के यदि अवयव 1 उठाते हैं तो 1 पे ही चेक करना पड़ेगा, 1 का 1 के साथ। तो 1,1 क्या आर के अंतर्गत आ रहा है, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मान लीजिए यदि 2 उठाएंगे तो 2,2 क्या 2,2 इस रिलेशन के अंतर्गत आ रहा है, नहीं आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध तभी होगा जब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध बनेगा। दूसरा चेक करना है सम्मित। तो सम्मित में मान लीजिए आपने उठा लिया 1,2, ये बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। तो इसको उलट दीजिए, 2,1 हो जाएगा, 1 2 है तो उलट देंगे 2,1, तो 2,1 भी आर से बिलोंग करनी चाहिए। 2,1 देखिए किसके अंतर्गत आ रहा है, आर के अंतर्गत। इसका मतलब 2,1 आर से बिलोंग कर रहा है। तो जब बिलोंग कर रहा है तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा, अतः यह सम्मित संबंध है। मतलब कोई पेयर उठाया तो उसको उलटने के बाद भी वो संबंध बनानी चाहिए, तो वो हो जाएगा सम्मित संबंध। अब आपको चेक क्या करना है, अब चेक करना है संक्रामक। तीसरा संक्रामक। तो संक्रामक कैसे चेक करेंगे, 3 अवयव उठाना पड़ेगा। मान लीजिए 1 का 2 के साथ संबंध उठा लिया मैंने, 1,2 बिलोंग्स किससे किया, आर से। फिर 2 से स्टार्ट होने वाला 2,1 भी बिलोंग्स किससे किया, आर से। तब आपको शुरू का अंतिम से, तो शुरू का 1 और अंतिम का भी 1 है, तो 1,1 भी बिलोंग करनी चाहिए आर से। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है, जब नहीं बिलोंग्स कर रहा है इसका मतलब अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग जांच करते हैं स्वतुल्य, समित, संक्रामक। अब देखिए अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करी गई। यदि आपको ये नहीं समझ में आई हो तो मेरा स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उससे कांटेक्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ।